Yes, good morning to all of you. Today we will discuss about the heat engine. It is a device. ये एक तरह की क्या है? डिवाइस है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं, फिर इसमें क्या क्या बातें हमें सीखनी है उसके बारे में पढ़ेंगे. It is a device that converts heat energy into मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हैं आप, एक ही बात है. देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसके कारण प्रोड्यूस होगी? फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होगा, उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी बोला जाएगा. जैसे कि हमारे इंजन, कार और बाइक के जो इंजन होते हैं, वो इंजन फोर्स जनरेट करते हैं. वो फोर्स जनरेट करते हैं, उस फोर्स के कारण वो बाइक या कार डिस्प्लेस होती है. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज मैकेनिकल वर्क. ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसको क्या बोला जाता है? इसको मैकेनिकल वर्क बोला जाता है. ओके. तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक डिवाइस है. वो डिवाइस क्या करने वाली है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने वाली है. देखिए, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है. ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है. अगर इसका रिवर्स करना हो तो वो तो आसान है हमारे लिए. जैसे कि हमें मैकेनिकल वर्क किया, वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में. जैसे हम लोग हाथों को इस तरह से रगड़ते हैं तो क्या होगा? जो हैंड्स हैं वो गर्म हो जाएंगे. तो हमने क्या किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मैकेनिकल वर्क किया, वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. अगर मैंने 90 जूल का मैकेनिकल वर्क किया तो 90 जूल की हीट एनर्जी एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में चली गई. तो मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम्स कहां आती हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए इसका. जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर था जिसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और इसमें हमने कोई भी गैस को फिल कर रखा है. तो मुझे इस पर मैकेनिकल वर्क करना है. आई एम डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम. तो सिस्टम पर वर्क कैसे करेंगे? मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करूंगा और क्या होगा यहां पर? तो आंसर है कंप्रेशन. क्या होगा? कंप्रेशन. तो जब मैं इस पिस्टन को ऐसा दबाऊंगा और ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो उस केस में मैंने क्या किया? मैंने किया कंप्रेशन. अब कंप्रेशन करने में मेरे को फोर्स लगाना पड़ा होगा, तो मैंने इस पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और यहां से यहां तक मैंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आई हैव डन मैकेनिकल वर्क. तो ये मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में. ये पार्टिकल का जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. ओके. तो फिर से हमने कंप्रेशन करके मैकेनिकल वर्क को किसमें कन्वर्ट कर दिया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन अगर इसका रिवर्स करना हो तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी. देखिए क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. मैंने यहां पर बर्नर लगाया, तो जब मैं इस बर्नर को ऑन करूंगा, ये बर्नर 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है 1 सेकंड में. तो क्या वो 100 जूल की एनर्जी इस पूरी गैस को मिलेगी? आंसर है नो. जैसे ही हम बर्नर को चलाएंगे, ये सराउंडिंग में हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा. उसके अलावा वो हीट एनर्जी सबसे पहले इस कंटेनर में जाएगी. ये जो मेटल का कंटेनर है, इसकी वॉल्स हीट अप होंगी, इसकी वॉल्स गर्म होंगी. फिर इसकी वॉल गर्म होंगी तो अंदर वाले पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी जानी शुरू होगी. तो हमने तो 100 जूल की एनर्जी दी थी, लेकिन इस सिस्टम को 100 जूल की एनर्जी मिली नहीं. वो एनर्जी सराउंडिंग में चली गई, वो एनर्जी इस बर्तन को गर्म करने में चली गई. फिर बाकी की जो एनर्जी बची, उससे ये पार्टिकल गर्म हुए और फिर वो पार्टिकल हाई वेलोसिटी से चले, तो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने क्या कर दिया? पुश कर दिया. और क्या किया? एक्सपेंशन. क्या किया? ये एक्सपेंड हो गया. तो हम हीट एनर्जी दे रहे थे, लेकिन पूरी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो गई. देखिए, ऐसा मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क करवाना ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम जो भी हीट एनर्जी देंगे वो पूरी हीट एनर्जी सिस्टम को नहीं मिलेगी. तो अगर मैं 100 जूल की एनर्जी देता हूं तो वर्क डन तो सिर्फ कितना होता है? वर्क डन तो सिर्फ 30 जूल का होता है. बाकी के 70 जूल तो हमारे काम ही नहीं आए. बाकी की 70 जूल हीट एनर्जी तो हमारे काम ही नहीं आने वाली. इसको बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी. डिसिपेशन का मतलब है द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन नॉट यूटिलाइज. ऐसी एनर्जी की फॉर्म होगी जो हम क्या नहीं कर सकते, जो हम यूज ही नहीं कर सकते अपने वर्क डन में. ओके.
अब ये हीट इंजन में देखिए हमें क्या करना है, हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क करना है। तो इसके लिए आपको दो तीन बातें सीखनी पड़ेंगी। पहले सबसे पहली बात, जैसे कि हमने अभी तक ये स्टडी किया कि एक बॉडी है हमारे पास जो कि हाई टेम्परेचर पे है और एक बॉडी है जो लो टेम्परेचर पे है। तो हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। वाटर भी इसी तरह से फ्लो होता है। अब चलो वाटर के एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, हीट इंजन को। तो मैंने क्या किया, वाटर था हाई, ये इस हाइट पर, और दूसरा वाटर टैंक है इस हाइट पर। तो मेरे पास एक टरबाइन है, मैंने उस टरबाइन को जो ऊपर हाइट पर वाटर टैंक है उस वाटर टैंक में डाला। तो हमने देखा वो टरबाइन का कुछ नहीं हो रहा। फिर उस टरबाइन को निकाल करके नीचे वाले वाटर टैंक में डाला, तो अभी देखा कुछ नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले डिफरेंस क्रिएट किया। ये अपर हाइट पर है और ये लोअर हाइट पर है, तो ये दो वाटर टैंक है। अब इसके अंदर मैं अपना टरबाइन डालता हूं तो वो रोटेट नहीं करता है, इसमें टरबाइन डालता हूं तो रोटेट नहीं करता है। तो मैंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में मैंने क्या किया, यहां पर एक पाइप लगा दिया इस तरह से, ये। अब जैसे ही मैं इस पाइप को ओपन करता हूं तो वाटर यहां से हाई स्टोरेज टैंक से लो स्टोरेज टैंक में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या शुरू हो गया, फ्लो। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, क्या क्रिएट करना है, फ्लो। तो वाटर का फ्लो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसके रास्ते में टरबाइन लगा दूं तो क्या वो रोटेट करेगा, तो आंसर है यस, वो रोटेट करेगा। तो मैंने क्या किया, इसके रास्ते में अपना एक सिस्टम लगाया इस तरह से, और वो सिस्टम क्या था, वो सिस्टम में एक्चुअल में एक टरबाइन था, ये इस तरह से, दिस इज द टरबाइन। तो वाटर यहां से आएगा, इस टरबाइन से टकराएगा और टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा और वाटर आगे चला जाएगा। तो क्या वाटर का लॉस हुआ क्या, आंसर है नो। यहां पर 1000 लीटर वाटर था, ये 1000 लीटर इसमें फ्लो होकर के आता है और नीचे वाले टैंक में भी 1000 लीटर वाटर ही आपको मिलेगा। तो यहां पर वाटर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। एनर्जी के साथ भी ठीक यही होता है। तो हीट एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, वो तो सिर्फ फ्लो होने वाली है। हम बीच में अपना सिस्टम लगा करके मैकेनिकल वर्क करवा देंगे। क्या करवा लेंगे, मैकेनिकल वर्क। अब देखिए, सबसे पहली बात हमें यह समझ में आई कि हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। और फ्लो क्रिएट करने के लिए हमें इनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन। इनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। द टैंक एट हाइट, अपर हाइट एंड द टैंक एट द लोअर हाइट। और ये लेवल भी मेंटेन करना पड़ेगा, ये लेवल भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वाटर यहां से फ्लो होकर के आएगा, टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन रोटेट करेगा और दूसरी तरफ चला जाएगा वाटर। तो वाटर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, वाटर कम नहीं होगा। 1000 लीटर फ्लो हुआ, 1000 लीटर ही यहां पर मिलेगा। तो इससे हमें यह समझ आता है कि यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा। हीट इंजन में भी हम यही करने वाले हैं, हीट इंजन में भी यही करेंगे। एक बॉडी लेंगे हायर टेम्परेचर पे और एक बॉडी लेंगे लोअर टेम्परेचर पे। तो अगर मैं एक बॉडी लेता हूं हाई टेम्परेचर पे और दूसरी बॉडी लेता हूं लो टेम्परेचर पे, मैं अपना टरबाइन इसमें डालूंगा, घूमेगा क्या, आंसर है नो। इसमें डालूंगा, घूमेगा क्या, आंसर है नो। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा और हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और बीच में हम अपना ये सिस्टम लगा देंगे और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, हीट इंजन। और उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, हीट इंजन। वो हीट इंजन ही क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो इसमें हीट एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आंसर है कुछ भी नहीं होगा। वो हीट तो सिर्फ फ्लो होने वाली है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी में वो तो ट्रांसफर होने वाली है, सिर्फ हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर यहां से 1000 जूल की एनर्जी चलेगी तो इसमें 1000 जूल की एनर्जी पहुंच जाएगी और बीच में हम अपना वर्क करवा लेंगे हीट इंजन के थ्रू और हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहां पर दो तीन बातें आपको सीखने को मिली। सबसे पहला क्या चाहिए, फ्लो। सबसे पहला क्या चाहिए, फ्लो। जैसे वाटर फ्लो करते हैं उसी तरह से आपको हीट एनर्जी को फ्लो करवाना होगा। जब तक फ्लो चलेगा हीट इंजन वर्क करेगा, जैसे ही फ्लो रुक जाएगा हीट इंजन बंद पड़ जाएगा। जैसे कि हमारे मोटरसाइकिल के इंजन में लास्ट में एक साइलेंसर लगा होता है, तो वो साइलेंसर इंजन के अंदर है हाई टेम्परेचर और बाहर सराउंडिंग है लो टेम्परेचर। तो हीट फ्लो होगी इंजन से सराउंडिंग की तरफ, किसके थ्रू, आंसर है साइलेंसर के थ्रू। अब आपने साइलेंसर को बंद कर दिया, साइलेंसर को बंद कर दिया तो आपने हीट फ्लो रोक दिया, आपने हीट का फ्लो रोक दिया, इंजन बंद पड़ जाता है। ओके, सेकंड आपको क्या चाहिए होगा, कनेक्शन।
किसमें कनेक्शन चाहिए होगा? हाई टेम्परेचर की बॉडी और लो टेम्परेचर की बॉडी में एक कनेक्शन लगाना पड़ेगा, और उसी कनेक्शन के बीच में हम अपना सिस्टम लगाएंगे जो वर्क डन करेगा, जो मैकेनिकल वर्क करेगा। ओके, अब इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझिए, क्या क्या होते हैं हीट इंजन के। यहां पर सबसे पहला पार्ट हम लोग इसका लिखेंगे सोर्स ऑफ हीट, या हम लोग इसको बोल सकते हैं हीट रिजर्वायर। The main parts of the heat engine are heat reservoir. Here this is our working substance. ये क्या होगा? ये होगा वर्किंग सब्सटेंस। ये बेसिक डायग्राम है, एक फ्लो चार्ट है। एंड दिस इज सिंक। सिंक एट द लोअर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है T2 और इसका टेम्परेचर है T1। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर एंड दिस इज द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। और ये वर्किंग सब्सटेंस है, यहीं से तो हमें क्या मिलेगा? वर्क, मैकेनिकल वर्क। वर्किंग सब्सटेंस क्या हो सकता है? कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर का यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल सुनिए, तो मैं आपको एक हीट इंजन बना करके बताता हूं। यहां पर हमारे पास जो भी कार या मोटरसाइकिल के इंजन होते हैं, उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का होता है। इस जगह पर एक पिस्टन लगा होता है, ये हमने इसमें पिस्टन फिक्स किया और पिस्टन के साथ में ये शाफ्ट लगा दी। ये शाफ्ट के साथ में हमने जोड़ दी एक पुली। ओके, अब पुली रोटेट करेगी, तो पुली की एनर्जी को हमें व्हील में ट्रांसफर करना है। व्हील में ट्रांसफर करने के लिए हमने यहां पर व्हील लगाया और इसके साथ में ये बेल्ट लगा दी। बेल्ट या चेन जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं, हमें तो रोटेट करवाना है सिस्टम को। और इस जगह पर हमने लगा रखा होता है स्पार्क प्लग। ये इस तरह से होगा स्पार्क प्लग, और यहां से होगा फ्यूल इनलेट। दिस इज फ्यूल इनलेट। ये क्या है? ये स्पार्क प्लग है जो स्पार्किंग करेगा, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल जो है वो बर्न होगा। तो देखिए हीट इंजन कैसे वर्क करने वाला है। फ्यूल इनलेट से फ्यूल जैसे ही यहां पर आएगा, स्पार्क प्लग करेगा स्पार्किंग। स्पार्क प्लग क्या करेगा? स्पार्किंग करेगा, और स्पार्किंग करने से वो जो फ्यूल होगा, वो जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा, उसमें बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसमें क्या शुरू हो जाएगी? बर्निंग प्रोसेस। तो यहां पर ये फ्यूल बर्न होगा, इसके बर्न होने पर गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और बर्निंग प्रोसेस में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और गैसेस प्रोड्यूस होंगी, तो गैसेस गर्म होने के कारण एक्सपेंड होना चाहती हैं। गैसेस गर्म होंगी तो वो क्या होंगी? एक्सपेंड होंगी। और एक्सपेंशन के लिए हमने कहां जगह दी है? ये पिस्टन लगा रखा है। तो जैसे ही फ्यूल को यहां पर बर्न करेंगे, फ्यूल बर्न करने के बाद गैसेस का एक्सपेंशन होना शुरू होगा। एक्सपेंशन होना शुरू होगा तो ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो शाफ्ट भी नीचे की तरफ जाएगी। शाफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो इस पुली को रोटेट करेगी। ये पुली जो लगा रखी है, ये पुली ऐसा रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसका हाफ रोटेशन होगा जब पिस्टन नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसमें हमने यहां पर वाल्व लगा रखे होते हैं। वो वाल्व क्या करते हैं? जो गैसेज होती हैं उसको साइलेंसर के थ्रू क्या कर देंगी? बाहर निकाल देंगी। और ये जो सराउंडिंग है, ये हमारा सिंक है। यहां पर ये हीट का सोर्स है। ये क्या है? ये सोर्स ऑफ हीट है। यहां पर जहां पर हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, वहां पर हम हाई टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो तो लोअर टेम्परेचर की बॉडी है। और इंजन के अंदर जहां पर फ्यूल बर्न हो रहा है, दैट इज बॉडी एट द हायर टेम्परेचर, दैट इज हीट रिजर्वायर, जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब ये पिस्टन नीचे गया, पिस्टन को वापिस ऊपर आना है। जब ये वापिस ऊपर आएगा तो यहां से वाल्व ओपन हो जाता है।
वाल्व के ओपन होने से यहां पर जो भी गैसेज है, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर आएगा वो गैसेज यहां से कहां चली जाएंगी, सराउंडिंग में चली जाएंगी। ओके, तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा तब इसका हाफ रोटेशन और पूरा होगा। तो पिस्टन जब नीचे गया हाफ रोटेशन, पिस्टन जब ऊपर आया फिर हाफ रोटेशन, मतलब कि एक बार पिस्टन के ऊपर नीचे जाने से ये पुली एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। अगर ये पुली रोटेट करेगी तो हमने इसके साथ में क्या लगा रखी है, ये बेल्ट लगा रखी है, ये बेल्ट घूमेगी, बेल्ट के साथ में हमने पहिया जोड़ दिया, व्हील जोड़ दिया, तो ये व्हील रोटेट करेगा इस तरह से। दिस इज द हीट इंजन, ये हीट इंजन होता है। अब इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, यही तो वर्किंग सब्सटेंस है जो गैस एक्सपेंड हो रही है। यहां पर हम फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल बर्न करने से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, गैसेस प्रोड्यूस होती है और वो हीटअप होकर के, गर्म होकर के एक्सपेंड होती है। उसी एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन को कहां लेकर के जाती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं। सो वर्किंग सब्सटेंस हियर इज द गैसेस विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। वो गैसेस जो बर्निंग के बाद में प्रोड्यूस हुई हैं वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है यहाँ पर। और वही वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, वही वर्किंग सब्सटेंस तो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, उसी की वजह से तो पिस्टन नीचे जा रहा है। अब ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है क्या, तो आंसर है यस। पिस्टन पर फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पिस्टन गया नीचे की तरफ, तो पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, मैकेनिकल वर्क। उसके बाद में हमने इस मैकेनिकल वर्क को रोटेशनल एनर्जी में बदल दिया, वो रोटेशनल एनर्जी से पहिया घूम रहा है और बाइक आगे की तरफ बढ़ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन। तो एक हीट रिजर्वोयर होगा। अब यहां से हम जितनी भी हीट एनर्जी ले लें, यहां पर हीट एनर्जी की कमी नहीं होगी, तो उसको हीट रिजर्वोयर बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, ये बॉडी हायर टेम्परेचर पर ही मेंटेन रहेगी। सिंक, एनवायरमेंट में मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम कोयले को जलाया, तो उससे जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो सारी हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी। तो क्या उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आंसर है नो। एटमोस्फेयर इतना बड़ा है, सराउंडिंग इतनी बड़ी है कि इतनी सी हीट एनर्जी से उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो सिंक वो बॉडी होती है जिसमें जितनी भी हीट एनर्जी हम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T2, लोअर टेम्परेचर। और हीट रिजर्वोयर वो बॉडी होती है, द बॉडी एट द हायर टेम्परेचर, और इससे हम जितनी भी हीट एनर्जी ले ले इसका टेम्परेचर T1 ही मेंटेन रहेगा, हायर टेम्परेचर ही मेंटेन रहेगा, दैट इज हीट रिजर्वोयर। और वर्किंग सब्सटेंस मैंने आपको बता दिया, यहां पर वर्किंग सब्सटेंस हमारा गैसेज है जो फ्यूल के बर्निंग के बाद में प्रोड्यूस होती है। और ये साइलेंसर है। तो बताइए हीट का फ्लो हो रहा है क्या, तो हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर पर थी इस जगह पर, और ये सिंक है लोअर टेम्परेचर पे, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर हो रही है और हमारा वर्क डन हो रहा है। यही तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हीट का फ्लो होना चाहिए। दिस इज द बॉडी एट हायर टेम्परेचर एंड दिस इज द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर, और इसके बीच में हमने हमारा सिस्टम लगा दिया जो क्या कर रहा है, जो वर्क डन कर रहा है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हीट इंजन। इसके रिमेनिंग पार्ट्स में उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब आगे की कहानी सुनिए। अभी पूरी नहीं हुई ये कहानी, इसमें जो जो बातें और लिखनी है उसको लिखते हैं। मैकेनिकल वर्क, जिसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल W से। रिजर्वोयर से हम जो हीट एनर्जी लेंगे वो हीट एनर्जी जो होगी उसको हम लिखते हैं Q1 से। और ये सारी हीट एनर्जी को यूज नहीं करेगा, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कि वो जो गैसेस प्रोड्यूस हुई थी जब पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा तो वो साइलेंसर के थ्रू सराउंडिंग में चली जाएंगी, सिंक में चली जाएंगी। तो इसने पूरी हीट एनर्जी का यूज नहीं किया, इसने बाकी की हीट एनर्जी कहां पर सेंड कर दी, सिंक में। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, द हीट एनर्जी रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। ये क्या है, Q1। Q1 is the heat energy absorbed by the working substance and Q2 is the heat energy rejected by the working substance into the sink। Q2 वो एनर्जी है जो वर्किंग सब्सटेंस ने रिजेक्ट कर दी, कहां पर, सिंक में। और W क्या है, वर्क डन। W is the work done in this heat engine। ओके,
तो यहां पर अगर हम वर्क डन की बात करें तो कितना आएगा, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए रिजर्वॉयर से 100 जूल की एनर्जी को लिया गया, 100 जूल की एनर्जी ली गई रिजर्वॉयर से, और वर्किंग सब्सटेंस ने 70 जूल की एनर्जी सिंक को रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करके कहां डाल दी, सिंक में डाल दी। तो बताइए वर्क डन कितना हुआ, आंसर है 30 जूल। तो वर्क डन कितना होगा, 30 जूल। 100 जूल की एनर्जी यहां से ली, 70 जूल की एनर्जी सिंक में दे दी, और बाकी के 30 जूल से क्या हुआ, बाकी के 30 जूल से हुआ वर्क डन। अब ये वर्क डन भी लास्ट में किसमें कन्वर्ट होगा, तो आंसर है हीट एनर्जी में। अब इंजन चलेगा, इंजन चलेगा तो उससे पहिया घूमेगा, व्हील घूमेगा, व्हील घूमने तक उसके बीच में जो भी सिस्टम लगाए हुए हैं सब जगह पर फ्रिक्शन होगा, और जो टायर रोड के साथ कांटेक्ट में है तो जब वो उस रोड के ऊपर रोटेट करेगा तो वो भी किसके कारण से करेगा, फ्रिक्शन के कारण से। वो टायर भी गर्म होगा, सड़क भी गर्म होगी। तो अल्टीमेटली लास्ट में ये जो 30 जूल का वर्क डन था जिससे हमारा पहिया घूम रहा था, वो लास्ट में फ्रिक्शन के कारण दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। तो 70 जूल की एनर्जी तो डायरेक्ट सिंक में चली गई, और बाकी के 30 जूल से मैकेनिकल वर्क हुआ, वो मैकेनिकल वर्क भी लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो गया, वो भी लास्ट में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए टोटल हीट एनर्जी सराउंडिंग में कितनी गई, टोटल हीट एनर्जी सराउंडिंग में कितनी चली गई। तो ये 30 जूल भी लास्ट में सराउंडिंग में ही जाएंगे। 70 जूल तो डायरेक्ट चले गए थे, और 30 जूल का वर्क डन होने के बाद वो भी सराउंडिंग में चले गए। तो टोटल हीट एनर्जी सराउंडिंग में कितनी गई, सिंक में कितनी गई, तो आंसर है 100 जूल। तो क्या हीट एनर्जी का लॉस हुआ, क्या वो क्रिएट हुई, आंसर है नो। यहां पर एनर्जी कंजर्व रह रही है, यहां पर एनर्जी कंजर्व रह रही है। 100 जूल ले रहे हैं तो 100 जूल ही सिंक में जा रहे हैं। बस हमने बीच में ऐसा सिस्टम लगाया कि जिससे हमारा मैकेनिकल वर्क हो जाए, उसी को तो हम लोग मशीन बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, इस एग्जांपल से हम लोग हमारा फॉर्मूला बनाएंगे। 100 जूल की एनर्जी दी थी, 70 जूल सिंक में चले गए, 30 जूल से वर्क डन हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी कंजर्वेशन की लॉ से क्या लिख सकते हैं, कितनी हीट एनर्जी ली गई, तो आंसर है Q1। कितनी हीट एनर्जी सिंक में चली गई, Q2, और वर्क डन कितना हुआ, 30 जूल का। सो दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए 100 जूल की एनर्जी हमने दी थी, 70 जूल सिंक में चले गए, 30 जूल का वर्क डन हो गया। तो इधर भी 100 आना चाहिए और इधर भी 100 आना चाहिए, ठीक है। ये सारा वर्क होने से पहले भी 100 जूल की एनर्जी थी, और सारा वर्क कंप्लीट होने के बाद भी सराउंडिंग में 100 जूल की एनर्जी ही जानी चाहिए। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने अप्लाई कर दिया। ओके, तो हमें यहां से वर्क डन का फॉर्मूला बनाना। वर्क डन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये Q2 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम यहां पर फॉर्मूला लिखने वाले हैं, फाइनल फॉर्मूला। So the formula of work done in this heat engine is Q1 minus Q2। यही आना चाहिए था फॉर्मूला, यस यही आना चाहिए था। ये कैसे पता लगेगा कितने जूल का वर्क डन हुआ, 100 जूल की एनर्जी रिजर्वॉयर से ली जाएगी, 70 जूल की एनर्जी सिंक में दे दी जाएगी, तो बाकी के 30 जूल का क्या होगा, तो आंसर है बाकी के 30 जूल का वर्क डन होगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन द हीट इंजन। ये हीट इंजन में वर्क डन का फॉर्मूला होगा। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ और बातें भी पढ़ेंगे, जैसे कि एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस इंजन की एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, क्या किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, तो आंसर है नो। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। हम रिजर्वॉयर से 100 जूल की एनर्जी लेंगे, वो 100 जूल की एनर्जी से 30 जूल का ही वर्क डन होगा। बाकी के 74 एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी के 70 जूल कहां जाएंगे, तो आंसर है इंजन में जब पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो उस केस में फ्रिक्शन के कारण साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इंजन की आवाज भी आती है, साउंड भी प्रोड्यूस करता है, तो कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा पिस्टन जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगा, इंजन के पार्ट्स मूव करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण वो सारे के सारे पार्ट्स गर्म हो जाएंगे, हीट एनर्जी बनेगी फ्रिक्शन के कारण से।
तो हम जो रिजर्वोयर से एनर्जी लेने वाले हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी वर्क डन में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। यहां पर एनर्जी के डिसिपेशन होंगे, एनर्जी के डिसिपेशन होंगे। कुछ एनर्जी सिंक में चली जाएगी सैलेंसर के थ्रू, कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी टायर का फ्रिक्शन होगा रोड के साथ, मैकेनिकल पार्ट्स वर्क करेंगे इंजन के, तो वो सारा का सारी हीट एनर्जी लास्ट में जाकर के कहां चली जाएगी, सराउंडिंग में ही जाएगी। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। 100% का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम 100 जूल की एनर्जी लेंगे रिजर्वोयर से और 100 जूल का वर्क डन हो जाएगा। सिंक में कोई एनर्जी जाएगी ही नहीं। सिंक में अगर कोई एनर्जी जाएगी नहीं तो फ्लो रुक जाएगा। ये इंजन क्यों वर्क कर रहा है? ये इंजन इसीलिए तो वर्क कर रहा है क्योंकि हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ जा रही है, मतलब कि हीट फ्लो हो रही है, मतलब कि हीट फ्लो हो रही है। मैंने बोला था फ्लो जरूरी है, तो अगर फ्लो रुक जाएगा तो हीट इंजन बंद पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा सिस्टम हम बनाएं जो 100 जूल की एनर्जी रिजर्वोयर से ले और वो पूरा का पूरा 100 जूल किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, तो सिंक में कोई एनर्जी जाएगी नहीं और ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सो 100% एफिशिएंसी का इंजन नहीं बनाया जा सकता। 100% एफिशिएंसी का इंजन नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल के कारण हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे फाइंड की जा सकती है, उसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि इंजन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।